है, उसको तो बनाना है, बात समझे कि नहीं। तो पूछा जाता सूत्रपात कब हुआ, उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आने के बाद, और बनाने की प्रक्रिया शुरू कब की गई, 2004 में। उसका मुख्य कारण क्या रहा, सुनामी, जो सुनामी आई थी। उसके बाद 2005 लगभग, ठीक 2005 में लगभग नहीं, 2005 में ही है, 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, ठीक, एक ये हुआ। उसके बाद इस एक्ट में, अब एक मिनट रुक जाओ, 2024 पिछला साल रहा, इसमें संशोधन बिल पेश किया गया, बात समझ रहे नहीं, संशोधन बिल पेश किया गया। तो इसके अंतर्गत एक प्रावधान किया गया, जैसे 2005 में यह प्रावधान था कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होगी, उस बोर्ड का चेयरमैन अर्थात चीफ कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री, एक चीज। दूसरी चीज, संपूर्ण कार्य जो उसका होगा वो गृह मंत्रालय के अधीन किया जाएगा। 2 पॉइंट हो गया, ठीक। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जारी की जाएगी, इसके 9 मेंबर होंगे और गृह मंत्रालय के ये अधीन कार्य करेगी, एक। दूसरा, गृह मंत्रालय के अधीन होने के कारण इसका संपूर्ण संचालन गृह मंत्री के द्वारा किया जाएगा, ये उसका नियम था। उसमें है जवाब में, बात समझे। जैसे एक लाइन में उदाहरण के तौर पर पूरा अभ्युदय सेक्टर है अपना, ऐसे समझो, आदित्य बाद में अपना क्या है, अभ्युदय सेक्टर है, इसमें के सब जो अध्यक्ष कौन है, सीडीओ मैडम, ठीक, जो सीडीओ होगा जिले का, उसकी अध्यक्षता में पूरी कार्यप्रणाली संपन्न की जाएगी। लेकिन समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये कार्यरत होने के कारण जो जिले का डीएसडब्ल्यू होगा वो इसका उच्च अधिकारी होगा संचालन के लिए, बात समझ में आई। उसी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो अथॉरिटी होगी उसका अध्यक्ष कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री। वो अपनी काउंसिल से 9 लोगों, इसमें 9 सदस्य होते हैं, 9 लोगों को अपॉइंट करेगा। और गृह मंत्रालय, लाइन लिखी गई है, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य होने के कारण गृह मंत्री इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल होगा जो पूरी योजना को संचालित करेगा, ठीक। इसी आधार पर 16 और 17 में नहीं, ये क्या है, अभी कब बने थे गृह मंत्री, अमित शाह जी कब बने थे, अब की वाले में ना, इससे पहले क्या थे, होम मिनिस्टर ही तो थे यार, 2 साल हो गया, 16-17 है। इससे पहले एक समिति बनाई गई थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, गृह मंत्री अमित शाह, ठीक। तो समझ में आया ना, संचालन जो एक कार्य किया जाएगा गृह मंत्री के माध्यम से, लेकिन पूरी अथॉरिटी बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री। समिति कौन सी थी? वो ना बेटा समिति वही थी, इसका नाम ही था आपदा प्रबंधन समिति, उसके अध्यक्ष वर्तमान भारत देश के गृह मंत्री। तो जो रहेगा वो नाम से अपने आप आ जाएगा। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा एक प्रश्न हमने एक पूछा था, शायद अभी याद आया, एक था दाय भार, ये मेंस में पूछा गया है, फिर उसके बाद लिखवा देंगे दाय भार। और दूसरा क्या था, मिताक्षरा पूछ रहे हो ना, मिताक्षरा, दाय भाग और मिताक्षरा, ठीक। ये 2 भारत देश के धर्म ग्रंथ, सीधी सी बात। दाय भाग को जीमूतवाहन ने लिखा था, ठीक। इसको विज्ञानेश्वर ने इसको लिखा था मिताक्षरा को, और दाय भाग को लिखा था जीमूतवाहन ने, ठीक। पहले अगर पूछा जाए पहला कौन था, पहला ये था, दाय भाग पहले आया था, मिताक्षरा बाद में आया था। इन्होंने जो सवाल पूछा था, काफी दिन हो गया, इन्होंने पूछा था कि 1958 का भारत देश का जो एक्ट आया था उस पर प्रभाव क्या पड़ा था, ठीक। भारत देश के संविधान में जितनी भी चीजें इंक्लूड की गई हैं या समय अंतराल जितने परिवर्तन किए गए हैं, उसके जनरेट होने के कोई न कोई कारण थे, अलौकिक चीजें कहीं से नहीं आई हैं। भारत देश में जीमूतवाहन दाय भाग के माध्यम से ये कहना चाहते थे धर्मशास्त्र में कि जो संपत्ति होती है, संपत्ति का बंटवारा, अर्थात जो भी व्यक्ति रहे, मतलब पिता, ऐसा समझो, पिता हो या पिता के पिता हो, कुल मिला के जो हमारे पूर्व होंगे, हमारे जनक, उनके मृत्यु के बाद वह संपत्ति हमें स्थानांतरित हो जाएगी, सीधी सी बात। अगर हमारे पिताजी नहीं रहेंगे तो उनके द्वारा बनाई गई संपत्ति का मालिक कौन हो जाएगा,
उनका उनका वारिस, उनका पुत्र। ऐसा कौन कहता था जी? बुद्धवाहन, उनकी किताब का नाम था दायभाग, ऐसा बोला करते थे। ये बिहार में प्रणाली असम में लागू की गई। भारत देश में 2 स्टेट रहे। बिहार में सर्वप्रथम ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1810 में हेनरी थॉमस कार्लब्रुक उस समय के जज थे, उन्होंने इसको लागू करवाने का प्रयास किया था। एक दूसरा मिताक्षरा, देखिए दुनिया में 2 ही चीज हमेशा हुई हैं और उससे सकारात्मक नकारात्मक दोनों होते हैं। कभी भी अगर आपको कभी इंटरव्यू लग जाए, आप भी देने जाओ, आप भी देने जाओ, तो अब फर्जी की बातें ना करो बैठ के। वहां पे अगर जाकर के ये पूछो कि प्रश्न वहां क्या आ सकता है, जो बड़ी कोचिंग में जाओगे तो वहां होता है, जिसे कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें नई चीजें निकल के आती हैं। जो 2 बुद्धिमान आदमी कहीं बैठते हैं तो उसमें तीसरी अच्छी बातें निकल के आती हैं। अब वो बेवकूफ आदमी बैठ जाते हैं तो सारा दिन धाम लेते रहा थी फील्ड में, ठीक है, उन्होंने के एक काम रहा था, लेकिन अलग अलग लोग हैं, बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर ये इनके अपोजिट रहे। मिताक्षरा दायभाग के साथ विज्ञानेश्वर जो थे वो द्विमुद्वाहन के अपोजिट थे एकदम। और जो बड़ा वैज्ञानिक होता है वो कोशिश करता है कि इन्होंने जो कहा उसको हम गलत कैसे साबित करें, कि तरीका सही होना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि भारतीय संपत्ति जो होती है उसका जो स्थानांतरण हो, मरने की उम्मीद क्यों की जाए कि आदमी मर जाए तब दे, मरने से पहले प्रदान की जा सकती है। इसलिए कि जब आपने उस संतान को जन्म दे ही दिया है तो फिर उसमें इस बात की डाउट ही नहीं होनी चाहिए कि आपकी मृत्यु तक का इंतजार करे, कुल मिलाकर उसको मिलना चाहिए। आप बात इतना दिमाग में लगाइए, अगर आप बात में दिमाग लगाओगे तो आप उस बच्चे के प्रति स्वार्थ के अनुसार सोच रहे हो, क्योंकि जो जनक होता है, जनक जो जन्म देता है वो तो वास्तविक उसका राजा है ही है, सब कुछ मालिक है, तो उसके द्वारा जो बिल्डअप की गई चीजें तो उसकी तो हो ही जाएंगी। जैसे अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पुत्र शिवपाल यादव से झगड़ा हुआ, किसी भी चीज को रिलेट करके जो आया याद, तो नेताजी दुनिया में, मुलायम सिंह यादव के स्टेटमेंट आया था कि दुनिया में आज तक जब सब राजनीति में कदम रखे, हमने बड़े से लेकर छोटे मिनिस्टर तक को किसी को फोन लगाया हो तो मेरा फोन उठा लेता है, और किसी के ऊपर मेरी कोई बपौती नहीं है, मेरे संबंध इतने अच्छे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनकी हिम्मत नहीं कि हमारा फोन ना उठाएं, लेकिन एक हमारे लाल पैदा हुए हैं, अखिलेश यादव कह रहे थे, मैं 7 दिन से ट्राई कर रहा हूं, मेरा फोन नहीं उठाते। और जब मैं दिल्ली मिलने जाता हूं तो लखनऊ आते हैं, तो लखनऊ मिलने जाता हूं सफाई, मतलब क्या इसमें वृद्धावस्था मुझे परेशान करके क्या मिलता है। इसीलिए ना हमें तकलीफ देते हैं क्योंकि हमारे वो पुत्र हैं, भाई पुत्र हैं, और उन्होंने उसका फायदा उठाया, सीधी सी बात है, उन्होंने उसका फायदा उठाया। और अंत में जब उन्होंने कहा कि मेरी कुर्बानी में मेरे भाई का भी हक है, अर्थात वो भी रिस्पॉन्सिबल है, शिवपाल ने हमारे साथ बहुत कुछ किया, तो अखिलेश यादव को सुबह एक स्टेटमेंट आया था कि अगर पिताजी ये चाहते हैं कि चाचा पार्टी के सुप्रीमो बन जाएं तो बन जाएं, लेकिन ये साबित करके दिखा दें कि हम नेताजी के पुत्र नहीं हैं। जब हम नेताजी के पुत्र हैं तो सीधी सी बात है, किसी भी, बस उसी समय उसने बोला था, आप भारत देश किसी भी धर्म ग्रंथ की बात कर लो या भारत में जो एक्ट पारित हुए हैं अर्थात अधिनियम, उसमें सीधी सी बात है कि पिता के बाद वंशज कौन होगा उसका, तो सीधी सी बात है समाजवादी पार्टी का सुप्रीमो कौन, मतलब बड़े जो बड़े हैं मतलब उन्हीं को बनाए, उससे छोटे वाले को बना देते थे। अरे बना तो देते थे लेकिन बस नहीं हो सकता था। तो वहां पर एक बात आई थी, किताब की बात आई, तभी हमने कह दिया, उन्होंने इसका जिक्र किया था, पेपर में आया था, और अंत में हुआ क्या, मुलायम सिंह यादव अपने आप सरेंडर हो गए। दुनिया का कितना ही बड़ा बाहुबली आदमी हो, उसके पुत्र के आगे उसकी कभी नहीं करती, आदमी चाहे जो भी हो। और अंत में हुआ वही, पार्टी मिली, लेकिन उस समय उन्होंने दिया था मिताक्षरा का, कि हमारे मिताक्षरा में विज्ञानेश्वर जी ने कहा था कि पिता के जीवित रहते हुए उसकी संपत्ति का हकदार कौन होगा, उसका पुत्र। एक दोस्त ये पूछा था इन्होंने, सभी लोग समझे ना, इतना सा अंतर है। दाएं भाग में एक सिस्टम प्रणाली है कि पिता के न रहने पर आप उसकी संपत्ति का मालिक होंगे, मिताक्षरा में है कि पिता के रहते हुए भी आप उस संपत्ति के मालिक माने जाओगे। ठीक, 2 भारत का 1956 का एक्ट आया उत्तराधिकार का, इसके अंतर्गत दोनों चीजों को उसमें सम्मिलित करके लिखा गया है, इसको भी जाके पढ़ लेना, क्योंकि उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू। भाई सकारात्मक, अब कौन लड़का नालायक निकल जाए, जुआ खेले हो या कुछ और करे हो, तो ये लिखा है ना कि बाप के मरने के बाद तो बाप को मरने कितना टाइम लगे। अरे ऐसे होनहार लड़का धरती पैदा है ना, वो मार देते हैं। अब पेपर में पढ़ो, पर से 4-5 दिन पहले निकला था, ये देखो तो एक बिटिया
एक लड़की अपने बाप को सुपारी दे दे, है ना, और दुर्भाग्य से उसको जिसको मारने गया वो आदमी तो उस ऑटो में था ही नहीं। यही तो हुआ, अधिवक्ता ने जिसको सुपारी दी उसमें यही तो आदमी थी, और वो जिसको मारा लगभग एज उसकी बराबर थी। मारा गया कौन? ऑटो वाला ड्राइवर, और उसका पिता तब तक निकला ही नहीं था। इसलिए उस बिटिया के बीच में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह कौन था? उसका बाप। देखो कितनी सामर्थ्यवान बिटिया रही कि बाप का खतकाओ कोशिश कर दे। तो ऐसे लड़के अगर धरती पैदा हो गई है तो मिताक्षरा का जो सिस्टम है वही चलेगा दाएं भाग में। भारतीय संविधान में 1956 में अर्थात बाद में तो संशोधन किया गया, उसके अंतर्गत बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसमें इंक्लूड की गई हैं। बात समझे कि नहीं? चलो, क्योंकि देखो B.R. अम्बेडकर ने एक बार बोला था कि लोग हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं, मैं अछूतों को उठाता हूँ। ठीक, उनका एक स्टेटमेंट है, उनकी किताब में भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे बाल गंगाधर, क्या तो लोग माने तिलक के ही नाम था ना, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि छोटे वर्गों के लिए जाने के लिए मैं प्रतिबंध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मैं नारा दिया हूँ, और लोग जाए लेकिन मंदिर में अभी उचित नहीं है। तब उन्होंने संविधान सभा में बाद में बोला था कि मैं उनकी बात पर टिप्पणी नहीं करता हूँ क्योंकि वो समान वर्ग थे। उन्होंने क्या कहा? स्वराज जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है, यही तो बोले थे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये किसी दलित के घर में पैदा होते तो ये कहते कि अछूत जो हम हैं, अर्थात सभी वर्गों में जाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमने तो कभी किसी को नहीं कहा अपने वर्ग को। मैंने क्या कहा लोगों को? एजुकेशन प्रणाली, अम्बेडकर ने कहा पहले शिक्षित हो जाओ, फिर सबके सामने बैठो, अपने अधिकार की बात करो, लड़ाई मत करो, लेकिन जब तुमको अधिकार ना मिले तो तीसरे समय पर तब आंदोलन करो। 3 ही पॉइंट तो बताए हैं वो। हाँ, उसके बाद उन्होंने तुरंत तो नहीं कहे किसी को कि मार धाड़ करो, कभी नहीं बोले थे। और पूरा उनका पूरा बायोडाटा है, पूरा इतिहास है। कभी उन्होंने गुस्साया नहीं है किसी दलित को जाके झगड़ा करो। किताब पढ़ो, कभी कहाँ किताब मिलेगी? लाइब्रेरी मिलेगी किताब, यूनिवर्सिटी में मिलेगी किताब। थोड़ा सा जैसे महात्मा गांधी हैं, ठीक, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर और कुछ ऐसे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक, भगत सिंह की स्टार्टिंग जीवन काल का उनका परिचय, ये सब बड़े अच्छे। इनको जाओ तो लखनऊ में तो है पुस्तकालय, सब लोगों की किताबें यहाँ पर भी है, उसमें होंगी किताबें, इनको पढ़ा जाता है। आगे ये था उसका, समझ में आया ना? अगर कभी आए तो साथ रहो। पुरानी चीजें तो थी बता दिए, 56 वाला पढ़ लेना, वो वाला इसमें ये डिजास्टर। ठीक, चलो अब भैया लिखे का ये जब घुमाओ ना, एक तो बैठी हो कैमरा के सामने, मैं सर जैव विविधता का संरक्षण लिखवाया था आपने। नाम हम बताए थे, सुनो, एक नाम हम बहुत तुम्हें मिलेगा नहीं, याद कर लिया करो। ए भैया, उनका नाम था हेनरी थॉमस कॉलब्रुक, नाम था, 1810। ये हवा माना सुना करो, ठीक है? कॉलब्रुक 1810 में सुप्रीम कोर्ट अर्थात कुल मिला के कलकत्ता जो कोर्ट बना हुआ था उसके जज थे। इन्होंने दाएं भाग की जो प्रणाली थी उसको ब्रिटिश शासन था ही उस समय, तो वहां से लागू कराने का प्रयास किया गया था। जब मेन सोच लिखोगे, मान लो जैसे यही उन्होंने पूछा, यही पूछ लिया जाए, जीमूत वाहन और दाएं भाग यूपीएससी में आज दोनों अब बनवाया है। उसके बाद इन दोनों ग्रंथ धर्मों के बाद 1956 में क्या प्रभाव पड़ा? दो बात समझे। और लागू कराने की प्रणाली कहाँ पे? बिहार में कौन सी थी? मिताक्षरा की। और दाएं भाग कहाँ चालू हुई थी? पश्चिम बंगाल, ठीक। और कॉलब्रुक से लागू करवाया था। चलो अब आगे अपने आए जाओ धर्म पे। सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला कौन सा देश है? जैव विविधता एरिया खा गया मार। कौन सा पढ़े हो? एरिया कौन सा होगा? अबे कल पढ़ रहे थे ध्रुव, अभी कल ही पढ़ रहे थे, तो ध्रुव वाला एरिया है वो कम हुआ, और जैसे उसके तरफ भूमध्य की तरफ बढ़ते जाओ उसका बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और उस तरीके देखो अक्षांश में 10 डिग्री इधर है उत्तर का और 10 डिग्री यही पूरा पाया जाता है। इसी पर तो नॉर्मन मेयर सर ने टिप्पणी की थी, कितना बढ़िया एरिया है, हॉट स्पॉट भी हो जाएगा कभी समय अंतराल। यही कल पढ़ाया था। स्विट्जरलैंड और वो स्विट्जरलैंड बिटिया मंसूरी, विंटर लाइन, विंटर लाइन सब, हाँ विंटर लाइन के लिए है सब।
कौन सा संरक्षण उसी में चल रहा था। अच्छा इन सीटू हो गया। कुछ याद रहा चलो आगे लिखो, मुझे पता है कहाँ बताना था। यही था ना, जब उनके प्राकृतिक जो वास होते हैं, ये पढ़े हो ना, प्राकृतिक वास में उनके अनुवांशिक चीजों को अगर जनरेट किया जाता है तो क्या होते हैं, इनमें आते हैं जी, ये पढ़े थे ना जी, इन सीटों में जी। और उसे अगर बाहर ले जा करके तो वो क्या होगा, एक्स हो जाएंगे, आ जाइए एक्स सीटू हो जाएगा। यहाँ तक पढ़े थे तुम, बस दो आ जाओ। चलो उसके बाद यही पढ़ना था। अब आगे लिखो, एक पॉइंट करके लिखो, पॉइंट करके जीन बैंक अभी शुरू ही बस बस बस। हाँ तो प्रश्न था जीन बैंक हेडिंग पीडीएफ ठीक कुछ खत्म हो गया, हमको बता दें। हाँ जैव विविधता का संरक्षण जीन बैंक, हाँ जीन बैंक कामा कॉमा, हाँ वाइट करके लिखो, जीन बैंक कामा वनस्पतिक उद्यान। जीन बैंक भैया ऐसा देखा था तो कभी बैठ में तो रखिए खराब हो जाए कुछ दिन के बाद। वनस्पति उद्यान कामा लगाते जाना, कामा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर कामा ऊतक संवर्धन केंद्र, चिड़ियाघर ऊतक संवर्धन केंद्र आदि XC2 के उदाहरण हैं या उसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। हाँ XC2 वाह है ना स्थानीय, हाँ वाह स्थानीय के उदाहरण हैं। ठीक, अब उसके आगे लिखो अगला पॉइंट, वाह स्थानीय संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, वाह स्थानीय, स्थानीय उसे कहते हैं, स्थानीय नहीं, स्थानीय है ना वाह XC2। वाह स्थानीय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं वाह स्थानीय संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की, वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण, विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक निवास, उनके प्राकृतिक निवास से बाहर किया जाता है। जो प्राकृतिक आवास उनका होता है, निवास जहाँ रहते हैं, से बाहर किया जाता है। पूर्ण विराम लगा दो। अगला पॉइंट लिखो, उसके आगे वाह स्थानीय संरक्षण की दो विधियां हैं। वाह स्थानीय संरक्षण की दो विधियां हैं। दो विधियां हैं। पहली विधि के अंतर्गत, पहली विधि के अंतर्गत जूलॉजिकल पार्कों में, जूलॉजिकल पार्क होते हैं ना, जूलॉजिकल, हाँ पहली विधि के अंतर्गत जूलॉजिकल पार्कों के, जूलॉजिकल पार्कों में, उसके आगे लिखो, विलुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है। विलुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है। यहां से प्रश्न उठते हैं, एक दो करके पूछे जाते हैं, किया जाता है। उसके आगे लिखो, जबकि दूसरी विधि के अंतर्गत
जबकि दूसरी विधि के अंतर्गत जीवित शुक्राणुओं के अंतर्गत जीवित शुक्राणुओं का मान अंडों तथा जीवित शुक्राणुओं का मां अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम ताप पर अत्यंत है कम ताप पर, हाँ ताप वही तापमान लिख लो, चाहे तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। ताप पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। प्रोग्राम लगा लो, नाइट्रोजन में तो रखते हैं ना, पूछा भी तो जाता है। पानी नहीं, अब लड़का में क्या बताओ तुम सब पूछते हो। अब बच्चे के लिए तो कहना उचित नहीं है, बच्चा शिशु होता है, नहीं तो बच्चे का जन्म होता है तो वो ऑक्सीजन में काय रखते हैं भाई, ऑक्सीजन में तो रखा जाएगा। हाँ सर, मतलब जो 90% महिला अरे वो तो प्राकृतिक चीजें अच्छी चीज है, तो आज के जमाना में तो आधा सब ऑक्सीजन में, वो तो सही है, तो ना। अब आगे लिखो, ज्यादा नहीं तो आगे लिख लो। अगला पॉइंट लिखो, भारत सरकार, अगला पॉइंट है भारत सरकार ने अब तक, भारत सरकार ने अब तक 18, अभी तो 18 है ना, 18 जैवमंडल, अभी तो 18 है, भारत सरकार ने अभी तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। अठारह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 12 को, जिनमें से 12 को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। 18 है टोटल, भारत सरकार द्वारा 18 आरक्षित क्षेत्र किए अर्थात निर्धारित किए गए हैं, और उसके बाद 12 को क्या किया गया है, 12 यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, 12 शहर भी हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए। हृदय योजना, हृदय पूछा जाता है, हृदय योजना किससे संबंधित है? साल कर रहा था, उसमें लिखा था कि ऊपर बनारस और मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज, 4 में से कौन-कौन से हृदय में है? हाँ, सांस्कृतिक चीजें जो भारत देश की हैं उसको संभालने के लिए हृदय योजना चलाई थी भारत सरकार ने। चलो अब आगे लिखो, 12 को यूनेस्को की सूची में है ना सम्मिलित किया गया है। अब आगे लिखो, अब लिख लो चाहे जो, उसी के आगे लिख लो जो निम्न है, फिर डैश कर देना, जो निम्न, जैसे नीलगिरी पहला, जहां तक मुझे याद है 1984 पहला क्या है, नीलगिरी, और से कामा लगाते जब आगे। उसके बाद है नंदा देवी, नीलगिरी कामा नंदा देवी कामा सुंदरवन, नीलगिरी नंदा देवी सुंदरवन नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। तो पहला क्या लिखे हो, नीलगिरी, नंदा देवी, तो सुंदरवन, फिर आगे लिखो कच्छ। ठीक, अगला क्या है, उसका है नहीं, उसका कच्छ नहीं है, कच्छ की खाड़ी नहीं, दूसरा उसको काटो, मन्नार की खाड़ी है,
मन्नार की खाड़ी, नोक रेख, कच्छ नहीं है। कच्छ नहीं है, उसमें नहीं है। हाँ, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, उसके आगे हाँ कामा लगाते जाना, मन्नार की खाड़ी कामा नोक रेख, फिर उसके बाद सिमलीपाल नोक रेख, ऐसे नोक, ठीक, उसके हाँ उसके बाद सिमलीपाल कामा सिमलीपाल, आगे लिखो पंचगढ़ी, पंचमढ़ी है, गढ़ी नहीं है, हाँ पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, सिमलीपाल उड़ीसा में है किया, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, कितने हो गए? 6। आगे लिखो अंडमान, अंडमान ब्रैकेट में लिखो, अंडमान क्या उसका जो निकोबार वाला है वो है, ब्रैकेट में लिखो ग्रेट निकोबार, ग्रेट अगस्ता मलाई, हाँ अगस्ता मलाई, कंचनजंगा, कंचनजंगा, और आगे लिखो अगला पन्ना, पन्ना मध्य प्रदेश में है ना, पन्ना, पन्ना, पन्ना जी लिख लिया, लिख लिया ना, कहाँ पड़ता है ये? मध्य प्रदेश। हाँ जी हाँ प्रसिद्ध है वहाँ। जी पन्ना। पन्ना कितने हो गए? 12। देखिए वनडे के लिए तो इसे नॉर्मली तरह नहीं है, लेकिन सिविल पूछता है कौन से बायोस्फीयर के अंतर्गत नहीं है या कौन से हैं, पूछा जाता है। 12 हो गए होंगे ना फिलहाल। फिलहाल एक तरफ से नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, अच्छा आचार कमान, हाँ अमरकंटक लिखो अगला, आचार कमान, अमरकंटक, आचार कमान, हाँ 12 होगा ना, ये अमरकंटक, आचार कमान, कमार है, अमरकंटक है, क्या डैश करके लिख लेता है, अमरकंटक, ठीक, कितने हो गए? 12 हो, ये पूछे जाते हैं। अब एक सवाल सीधा समझो, भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर कितने घोषित किए गए? 18, ठीक। यूनेस्को ने अपने यहाँ कितने सम्मिलित किए? 12, ठीक, टोटल ओवर। अंतिम यही पन्ना हुआ है 20 में होगा। कंचनजंगा 18 में आया था इससे पहले, और उसके बाद 20 में पन्ना को लास्ट में दिया गया था। 14 बहुत ज्यादा हो जाएगा, देख लो 20 में है वो। अगर कुछ हो तो बताना। आगे लिखो, जी आगे बताइए। आगे लिखो अगला पॉइंट। जी क्या पॉइंट? आगे लिखो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के अनुसार, अगला पॉइंट, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के अनुसार, भारत में प्रवाल भित्ति वाले, हाँ 4 है, भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र, प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र, जैसे डैश करो, उसी के आगे से लिख लो, डैश करके लिखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कामा कच्छ की खाड़ी, 2 हो गया है। तीसरा मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कितने हो गए? 3। लक्षद्वीप, हाँ लक्षद्वीप पे एटॉल है ना, लक्षद्वीप 4 हो गए। अब सुनो, कौन बोला? पन्ना 2013 में, सुंदरवन 2014 में हुआ। बहुत सही। सुंदरवन अलग अलग इसका डेट याद है, फिर पन्ना देख के बताओ 20 में आया था। 20 में सर बाकी पन्ना
बायो उसको देखो कौन सा रिजल्ट, अरे इतना नहीं अभी यार, इतना सब भारत सरकार तक पीछे पीछे 10 साल लग गए। चलो हमें इतना याद 18 में देख लेना, हम दिखा दे रहे हैं 18 में कंचनजंगा और 2020 में पन्ना। गलत होता है तो हम मानने के लिए स्वीकार है, किताब में मिल जाए रिसोर्स एकदम ऑथेंटिक। चलो टाइगर रिजर्व पन्ना, आगे लिखो कितने हो गए 4 लक्षद्वीप फुट टोटल, ये इतने हैं तो क्या पाए जाते हैं प्रवाल भित्तियां। भारत देश में कितनी संख्या में 4, और चारों में अंडमान निकोबार, दूसरा क्या है मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप। ऐसे अगर 4 बार यहाँ एक बार हम बोले, एक आध 2 बार तो कोशिश करो, एक बार लिख लो तो हमें लगता है याद यही हो जाए, कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब आगे लिखो, आगे लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, एक स्टेटमेंट, हाँ चलो एक स्टेटमेंट नीचे लिखो। अगला प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में प्रवाल भित्ति पॉइंट करके देखो, प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी, प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी 2 हो गया है, और अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय प्रकार की, द्वीप समूह तटीय, तट होता है ना, तटीय प्रकार की प्रवाल भित्तियों के अंतर्गत आते हैं, तटीय प्रवाल भित्तियों के अंतर्गत आते हैं या शामिल किए जाते हैं, जबकि लक्षद्वीप को एटॉल, ATOLL है एटॉल, जबकि एटॉल प्रवाल भित्ति के अंतर्गत, जबकि लक्षद्वीप को क्या लिखे हो एटॉल प्रवाल भित्ति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, एटॉल भित्ति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब अगला पॉइंट लिखो, प्रवाल विरंजन, अगला पॉइंट है, हाँ बस उतना ही लिखो जितना पूछा जाए। अगला पॉइंट है प्रवाल विरंजन, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, कामा लगा के वैश्विक तापन, कामा वैश्विक तापन ब्रैकेट में लिखो ऊष्मन, कभी कभी आता है वैश्विक ऊष्मन, ऊष्मन उसके आगे सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिसमें उसे भी लिखना होता है, जिसमें सहजीवी शैवाल का उन्मोचन और प्रवालों की मृत्यु, सहजीवी शैवाल, ठीक, शैवाल उसके आगे लिखो का मोचन और प्रवालों की मृत्यु, प्रवालों की मृत्यु
दोनों घटनाएं घटित होती हैं। दोनों घटनाएं घटित होती है। तो ज्योग्राफी में जब इसका टर्न आएगा तो सर पढ़ाएंगे, तो जो जितने भी रीफ है इसके वो कायदे से बताएंगे तो समझ जाओगे, ठीक है। क्योंकि डायग्राम और कुछ चीजें हैं तो समझ में नहीं आई, इसीलिए ज्योग्राफी कभी समझ में हमारे आएगी नहीं। उसमें डायग्राम एक तो चित्र, अगर देखो एक चीज सीधी सी है, अगर डायग्राम जो आदमी डायग्राम ना बना पाए तो काहे को ज्योग्राफी का मास्टर, सीधी सी बात है कि नहीं। सारा पूरा खेल किस पर, ज्योग्राफी में किस पर है, चित्र कोई मानचित्र ही तो होते हैं उसमें ज्योग्राफी में। अरे मानचित्र वही, अरे ज्योग्राफी वो नहीं बता रहे तुमको, अब वो कुछ वो न बताओ सबका हो लिया। कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफी का जो टीचर होता है वो थोड़ा सा डायग्राम उसका अच्छा होना चाहिए। चलो आगे लिखो, अगला पॉइंट करके लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो नीचे इंपॉर्टेंट में, सुंदरवन, एक स्टेटमेंट लिखो ऐसे। हाँ, अरे आपने जो अभी प्रवाह भित्ति बताई है वो छोटे छोटे सीप होते हैं, सीप इकट्ठा होते हैं, और ये प्रवाह झिल्ली को इन्होंने पूछा होगा, एक प्रवाह भित्ति बता रहे हैं बायोलॉजी में, कौन सी भित्ति को झिल्ली बता रहे हैं, अरे झिल्ली भित्ति को बता रहे हैं और उसको सही नहीं मानना है। चलो एक लिखो बता रहे हैं, थोड़ी देर बाद पूछ लेना जी सर। सुंदरवन, सुंदरवन मैंग्रोव वन क्षेत्रों के लिए, सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट में लिखना, पूछा गया है ना। हाँ, सुंदरवन मैंग्रोव विशेष क्या है, मैंग्रोव क्षेत्र इससे विशेष रूप से जाना जाता है। जो होता है सुंदरवन मैंग्रोव वन होते हैं, ठीक है, और इसी के लिए जाने जाते हैं। कहाँ पड़ता है ये सुंदरवन? पश्चिम बंगाल में। कभी कभी इसका सीक्वेंस भी मिलाने को उसमें एरिया में बांग्लादेश में, जैसे भारत अब बंगाल उसी में इसको कट के बना, तो कहने का मतलब ये है कि जो टोटल एरिया है मैंग्रोव का, सुंदरवन वहां पे उसका एरिया मतलब बंगाल की अपेक्षा भारत देश में कम ये। चलो आगे लिखो, आगे एक हेडी डालो IUCN, एक हेडी डालो IUCN, रिपोर्ट जारी करती है तो हाँ, डाटा तो जारी होता है। अब आगे लिखो, इसके आगे हेडिंग डालो, अरे ये जो हेडिंग डाले हो इसके आगे लिखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसके नीचे लिखो एक पॉइंट करके, IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948, हाँ 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में की गई। 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड में स्थित है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड GLAND ग्लांड में स्थित है। मान लो पूछा जाए अभी एक पेपर देख रहे थे, उसमें पूछा रहा था कि ओपेक, जो ओपेक देश होते हैं हाँ पेट्रोलियम वाले, पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1960 में ही भाई।
1960 में सिर्फ पूछा था। आया वो वो ओपेक का है ना। अब देखो बात ये होती है कि जब कोई चीज चर्चा में रहे, अभी तक ईरान इराक वाले सब दुनिया झगड़ा लड़ाई चल रहा था, पेट्रोलियम वाले हैं, तेल वाले, और तुरंत कुछ नहीं पूछा, ओपेक वाला पूछ लिया था। 60 में हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन, जो है याद कर लो काम आएगी। ओपेक एक एपेक है, एक ओपेक है। एपेक वाले इसमें पेट्रोलियम वाले आते हैं। ओपेक के अंतर्गत जो प्रशांत महासागर के किनारे जितने भी देश हैं, उन देशों के समूह को कहा जाता है ओपेक। हाँ, ये हुआ ओपेक का। बिटिया ने पूछा, उसमें एक और है, एपेक है, ठीक, ये पूछ रहे। दूसरा है एपेक का मतलब है प्रशांत महासागर के किनारे रहने वाले, अर्थात जो देश स्थित है उन्हीं के समूह को कहा जाता है एपेक। अच्छा, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक रीजन। हाँ, ये वाली है, वो प्रशांत के पास रहते हैं, ये सब तेल वाले हैं। चलो अब आगे लिखो भैया, चलो आगे लिखो। पहले आई क्या लिखे, उसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लांड में। अब अगला पॉइंट लिखो, IUCN एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्य, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्य प्रकृति की अखंडता और, जिसका कार्य प्रकृति की अखंडता और विविधता के संरक्षण के लिए, प्रकृति की अखंडता और विविधता के संरक्षण के लिए दुनिया भर के समाजों, दुनिया भर के समाजों को प्रभावित व, दुनिया भर के समाजों को प्रभावित व प्रोत्साहित करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए उनकी सहायता करना व प्राकृतिक संस्थानों के, उनकी सहायता करना व प्राकृतिक संस्थानों के न्याय संगत, संस्थानों के न्याय संगत व पारिस्थितिकी, न्याय संगत व पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ उपयोग को सहायता करना व प्राकृतिक संसाधनों के न्याय संगत व पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना, उपयोग को सुनिश्चित करना है। पूर्ण विराम लगा लो। उसके नीचे लिखो, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक, संयुक्त राष्ट्र सभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्रदान किया गया है। आधिकारिक दर्जा प्रदान किया गया है। अब चलो आगे देखो। देखो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें, देखो जैसे कुछ सवाल अभी बने थे पहले से, ठीक, उसे में रिलेट करके। अब जैसे प्राकृतिक रूप से जो चीजें थी वो लुप्त होने लगी थी, यही तो है ना। इसके अंदर IUCN के अंदर एक ग्रेड डाटा होता है। 1948 में इसका हुआ था, लेकिन जो डाटा इसका जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1964 की थी, बहुत बाद में। पहले कलेक्ट करना विलुप्त प्राणी कितने
गायब हो जा रहे हैं। जैसे अपने यहाँ देखें तो गौरैया थी, ये तो हो गए, बहुत सारा सो गए। जो गर्दन काले गर्दन वाला, जिसका हमें लगता है जम्मू कश्मीर का पहले वो बनाया गया था, उसको प्रतीक था वहां का। अब तो शायद उस कौन सा बनाया, लद्दाख। काले गर्दन वाला जो सारस नहीं होता, पहले पूछा भी गया परीक्षा में कि जम्मू कश्मीर का वहां का जो राष्ट्रीय, जो वहां का प्रतीक है, ठीक, तो सारस वहां से था, काले गर्दन वाला। यूपी में कहा है सर। तो अब उसको कहाँ कर दिया गया है, काले गर्दन वाला अब कहाँ पे है, लद्दाख में। जम्मू कश्मीर जब लद्दाख अर्थात यूनियन स्टेट नहीं बना गया था, तो पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर का जो ये पक्षी है, कौन सा उस राज्य का पक्षी प्रतीक माना जाता है, ये गर्दन, काले गर्दन वाला जो सारस था। लेकिन अब जब से दोबारा 2019 में हुआ है ना विलय, उसका विलय कर दिया गया, यूनियन स्टेट बना दिए गए, तब से ये हो गया कि अब वहां जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहाँ हो गया है, लद्दाख का। जैसे कहा जाता है कि दिल्ली की कौन सी तितली कहाँ की है, महाराष्ट्र कहाँ की बनाए हैं, दिल्ली की तो है नहीं ना, तितली तितली जो है, पूछा जाता है कि जो तितली देखे हो ना, इसको किस स्टेट में सिंबल घोषित किया गया है, वहां पे देखो जो दिल्ली होगा। तितली कहाँ की है, तितली, हाँ। नहीं ढूंढ पाए हो, अगर तुम आपका बिहार पेपर देख कहीं दिन जाए तो फेल हो जाओगे। बिहार में 2 प्रक्रिया थी ना, पहले कॉपी लेके जाओगे कि अपने मन से करोगे। देख लियो, संतोष हो गया, महाराष्ट्र दिया है ना, देखो कर्नाटक की भी है यहाँ पर। देखो सुनो जाने दो। हमने भी कहा, पहले बोले दिल्ली, फिर मैंने कहा जो सकता था, तुमने कहा महाराष्ट्र, तो क्या नहीं, क्योंकि यही 2 स्टेट ऐसे थे जो तितली की जो प्रजातियां गायब हो रही थी, उसको पहली बार केजरीवाल ने बात किया, फिर महाराष्ट्र सरकार ने, और महाराष्ट्र सरकार ने से वहां पे उसका एक प्रतीक घोषित भी किया। जैसे गंगा डॉल्फिन है, पढ़े हो गंगा डॉल्फिन, भारत देश में गंगा डॉल्फिन को कब माना गया, दिल्ली जीव 2009 में, अक्टूबर 2009 में। लेकिन अधिसूचना 2010 में जारी की गई, उसके बाद उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वो भी जारी किया, लगभग लेस गवर्नमेंट थी, उसी यहाँ का जलीय जीव भी घोषित किया गया। तो डेट तो याद होनी चाहिए। चलो, महाराष्ट्र तितली वहां का सिंबल कहाँ का है, सबसे पहले महाराष्ट्र की बात यही मानना चाहते थे, दिल्ली ही होगा की बात भी किए गए राज्यों। बहुत पहले सवाल आया जब हम दिए थे कभी परीक्षा। आगे लिखो अंतरराष्ट्रीय, और जो क्लियर करना तो हो गया। लिखो अंतरराष्ट्रीय, जब ये लिखो अंतरराष्ट्रीय, बिस्किट लाई होगा, खाए कि नहीं, हमने खाए। वो दरअसल हम बच्चों को देखे हैं, ये तो दांतों वाले होगा, खास करके बच्चियों के अंदर आदत होती है 2 लीटर पानी, एक बिस्किट। ये तो बात सही है भाई, कोई बच्ची ये ना सोचे, ये प्रक्रिया है, ये अभी से नहीं है, शांत हो जाओ, ये अभी से नहीं है यार कि अभी हम तुम लोग को कह रहे हैं। अरे हम लोग जो बच्चे थे तो घर में भी ऐसा होता था कि हमारी सिस्टर थी, वो या और जानने भाई साथ होकर पढ़ते थे, उनका हम लोग को कुछ नहीं लेता, लेकिन अपने भर का हिसाब किताब घर से स्कूल जाने से पहले, और माता जी हमारी इस बात से नाराज होती थी और डायरेक्ट कहती थी कि ये सामान यहाँ नहीं तो बिटिया लेके गई 100%। और मारी भी जाती थी बहन हमारी को, अरे बिटियों में नहीं, बेटों में भी शामिल है बेटे। हाँ, अब ना समय बदल गया है, अब सब चेंज हो रहा। लिखो अंतरराष्ट्रीय, क्या लिखे हो, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, स्टेटमेंट है अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, हिंदी में इसी को कहेंगे ना। अरे भैया एक बात बताओ कि इंटरनेशनल यूनियन, उसके बाद आप वही तो लिखे हो ना,
तो हिंदी तो इसकी यही होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। अब ब्रैकेट में लिखो IUCN, ब्रैकेट बंद कर दो। उसके आगे द्वारा प्रकाशित रेड डाटा, द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में, रेड जो वो होते हैं रेड डाटा बुक्स, अंडरलाइन चाहे कर दो, रेड डाटा बुक्स में विलुप्त प्राय या संकटग्रस्त पौधों, विलुप्त प्राय या संकटग्रस्त पौधों कामा जंतुओं, प्रोटिस्टा, अरे लिख तो लोग प्रोटिस्टा व कवक, प्रोटिस्टा लिंक से प्रोटिस्टा व कवक इत्यादि प्रजातियों की सूचियां इस संगठन द्वारा जारी की जाती है। प्रजातियों की सूचियां इस संगठन द्वारा जारी की जाती है। अगला पॉइंट लिखो, लिखो जारी की जाती है। ठीक, ये प्रश्न कभी पूछता है ना, रेड डाटा बुक्स जारी कौन करता है? जो बुक जारी होती है IC है ना, IUCN, या कभी पूछ लिया जाए IUCN। देखो होता क्या है, कभी कभी बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे एक बार बताए थे, जैसे उस समय एक पेपर जो हुआ था धीरज से, उस समय एक क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन हुआ। ठीक, जो क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन होते हैं, तो हम लोग हो चाहे आप हो, हम लोग यही याद करते हैं कि हुआ कहाँ है, होगा कहाँ है आगे। ठीक, आयोग उससे ज्यादा समझदार था, उसने ये लिखा कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन था वो ग्लासगो, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न हुआ। ठीक, तो निम्नलिखित में से UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है? बस देखो, जब याद है तो ठीक है, फंसा तो हो ही गया, फंसा दिया। अब पूछा जाए हाल ही में एक कोई डाटा जारी किया जाए या ऐसे लिख दिया जाए कि 1952 में भारतीय अर्थात इंडियन, भारत में जो चीता थे उनको क्या विलुप्त प्राय घोषित किया गया था 1952 में। अब या और कुछ लिख दिया जाए तो पूछा जाए इस तरह का जो डाटा होता है निम्नलिखित में से IUCN द्वारा जारी किया जाता है, और फिर नीचे लिख दिया जाए कि निम्नलिखित में से IUCN का पूरा कंप्लीट हिसाब किताब क्या होता है, फुल फॉर्म बताओ। तो याद होना चाहिए ना, कभी किसी चीज को पढ़ो। अब जैसे इसमें था IUCN, पूछ ले क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये टोटल है। बना कहाँ? 1948 में। कहाँ पे? हाँ, फ्रांस में। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? ग्लासगो में। अब चाहे नीचे कहीं लिख लो कि ग्लासगो तो स्विट्जरलैंड में है, ग्लासगो तो इंग्लैंड में है, स्कॉटलैंड के आता है। ग्लासगो नहीं, ग्लांड है। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड के आता है। हाँ, स्कॉटलैंड में। ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ग्रांड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अरे ठीक है, गलत नहीं होगा। आगे लिखो, ये है उसका स्विट्जरलैंड। अब आगे लिख लो, एक आगे लिखो अंतरराष्ट्रीय, लिखो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है, किसी प्रजाति को
तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से दिखाई ना दिया हो। डायनासोर को कहाँ बना है कब्रिस्तान? कहीं है इसमें रखा गया है। डायनासोर का है। डायनासोर के लिए काम तो हो ही रहा है। धार में अपने यहाँ होगा, मध्य प्रदेश में, भारतीय में, और वहाँ पे अमेरिका में नहीं हो रहा है। मोन्टाना डायनासोर का जो कब्रिस्तान है, कहते हैं मोन्टाना, ये आपने अमेरिका ने शुरू किया था। कितने वर्ष में थोड़ा उसको कितने वर्ष है इसमें? ये पूछा जाता है ना कि किसी भी प्रजाति को विलुप्त प्रजाति कब मानी जाएगी? जब अपने मूल निवास से कितने वर्ष तक न दिखाई पड़े? 50 साल तक। ठीक, वैसे जैसे जनसंख्या में है कि किसी भी जनसंख्या जो है कितने वर्ष में मानी जाती है कि डबल हो जाएगी? 10 साल। बढ़ते जाओ 25 साल। यही तो रॉबर्ट माल्थस थे। रॉबर्ट माल्थस के अनुसार किसी जनगणना का डबल होना कितने वर्ष में? 25। और की बार जो परीक्षा की विशेष क्विज में पूछा नहीं आया था ना कि खाद्यान्न होता है उसका सीक्वेंस क्या है? 1 2 3 4 5। अरे क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी नहीं, ये तो चलेगी। उसमें खाद्यान्न जो प्रोडक्शन जिसके रिक्वायरमेंट हमें होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं ना। अरे मैथ वाले ही बताओ, हमारा तो मतलब दूर दूर तक नाता नहीं है मैथ का। अगर ये लिखा जाए 0 1 2 3 4 5, इसको क्या कहेंगे? समांतर कहेंगे ना। दोनों बराबर अंतर है उसमें। अकल के दुश्मन जी, क्रम से चल रहा है, क्रमागत है ना उसमें। अब अगर इसी को डबल कर दिया जाए 2 दूनी 4 दूनी 8 तक 20 गलती होगा इसका। ए भैया सुनो, वो जो पूछा था सवाल ना, उसने ऐसा फंसाने का काम किया था। उसने लिखा था कि समांतर और 20 गलती क्या होगा उसमें। रॉबर्ट माल्थस में क्या था? ऐसे कहता था ना 0 से 1 2 3 3 4 5 है ना। ये कहता था कि हमारा जो जीविकोपार्जन की चीजें जो हैं, रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में, जिसे खाद्यान्न कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी किस तरीके से होती है? 1 2 3 4 5 करके। और जनसंख्या में क्या होता है? ऐसे ना। यही तक कहने का मतलब 0 1 2 4 8 16 32। और रॉबर्ट माल्थस का मानना था कि जब 25 साल पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? किसी देश की जनसंख्या डबल हो जाएगी। जैसे IUCN के अनुसार ये कहा जाता है कि किसी भी प्राणी को तब माना जाएगा कि धरती पर नहीं है जब अपने मूल निवास से कितने वर्ष? 50 वर्ष नहीं दिखाई पड़े। वैसे रॉबर्ट माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या डबल कब होती है? कितने दिन पर? 25 वर्ष पर। ऐसा उसका मानना था, है कि नहीं? रॉबर्ट माल्थस की थियरी मान्य है जनसंख्या में। किताब नहीं आई थी ऐसे, यही तो है। चाइना में कम होने लगी जनसंख्या कम होने लेकिन बढ़ जाएगी वहाँ पे। कारण क्या? वो जो उनके यहाँ सिस्टम था ना, नेशन जनगणना 10 वर्ष पे, जनगणना का डाटा 10 वर्ष का, डबल जनसंख्या का डाटा 25 वर्ष का, और किसी का गायब होने का डाटा 50 वर्ष का। यही तो है, तो याद रखो 25 50 और बड़ी लगाए हैं। आदित्य कह रहे हैं 10 25 50, लेकिन इसका सीक्वेंस भी तो याद होना चाहिए ना। जनगणना रॉबर्ट माल्थस का अभी भी आया था, और हो सकता है परीक्षा मान के चलो मार्च में कह रहे हैं कराने के लिए। देखो महाकुंभ हो जाने दो, उसके बाद आरओ का पेपर लगभग होगा। और आरओ के पेपर के लिए सबसे जरूरी क्या है? जनगणना। लिखो उन्हें ना बार बार आ रहे हैं कहाँ हैं बतिया लगा तो देखो जनगणना है। एक जनगणना, दूसरी यूपी और करेंट ज्योग्राफी और ज्यादा देखो उसका प्रोसेस है। जनगणना
दूसरा क्या है अपना उत्तर प्रदेश 2, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद करंट। ये मान के चलो ये ऐसे पोर्शन है जिसमें लगभग 140 में तुम्हें कम से कम 70 प्रश्न मिल जाएंगे, इसका क्राइटेरिया है। और दूसरा ज्योग्राफी आई कम से कम बेटा, इसमें अगर इसमें पीसीएस में 10 आई तो इसमें कम से कम मान लीजिए 17 से 18 आएगी। यूपी आएगा, जनगणना आएगी, ये उसका प्रोसेस है आरओ का। आरओ और पीसीएस अधिकारी में फर्क है, उसके लिए कुछ और पूछते हैं। और करंट का तो भैया बैलेंस है, वो उसमें 35 आएगी, उसमें ज्यादा तो 25 आ जाएगी। दूसरा लोअर तो यहाँ से आएगी ना। अब देखो अभी तो आज भी पेपर में आया है कि सरकार की कोई गलती नहीं है, विभाग के अधिकारी द्वारा अधियाचन नहीं भेजा जाता। आज तो है पेपर में। देखो पेट पहले देखो क्या कराते हैं, पेट तो कराएंगे बेटा, क्योंकि जो नए अध्यक्ष बने हैं उन्होंने कहा है कि 25 का पेट होगा। 25 लगा है उन्होंने कहा कराएंगे, पेट कराएंगे भाई का एक पहले। हाँ पेट को डाल, अगर यहाँ से एक ही नौकरी है, कौन सी लोअर की, ठीक है, जो हम लोग दे सकते हैं। और समस्या ये है कि पेट का फार्म डाल दे हम, और अगर ना हो तो गजटिंग तो कराना है, मैथ आएगी नहीं, रीजनिंग से दूर दूर तक वास्ता नहीं, तो गलत हो जाएगा। फिर आप लोग पूछोगे कई नंबर, तो पता लगा गुरुजी 25 नहीं पाए। तो अलग अलग है सिस्टम, वहां से अगर आ जाए, हाँ यही लोअर अगर आपकी लोक सेवा आयोग से आ जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसका सिलेबस अलग है, पूरी जीएस है। अरे काहे ना बता, पागल है अरे नंबर 1 2 से रहे वो बताओ। नहीं ऐसा नहीं। अरे देखो बात ये है 50% तब भी आती होगी मैथ रीजनिंग। अरे थोड़ा बड़ा आ जाती है, लेकिन अब स्कोर हो ना, उसमें कभी कभी दे देगा 89% वाले मेंस के लिए क्वालिफाई है, हमारे बाबा 89% नंबर हुए नंबर, और वही नहीं करेगा। मैं जो नॉर्मली सवाल हल कर ले, बात की बात भाई चार बहुत ही लंबी बोलता है, नहीं उतना पढ़े करेंगे का। अब मैं टीचर थोड़ी बनना है। आधी एक वैकेंसी है भी हम लोग के लिए, ये लोग पाई चार्ट दोनों में लगभग 4 5 10 हैं। अब पढ़ना पड़ेगा। और अब हम पीसीएस इधर आने वाला है कि अपना परीक्षा इसमें हो जाए। आगे देखो क्या लिखे हो, सर कैलेंडर आ जाए बेटा 25। आज कितनी तारीख है? बस गणतंत्र दिवस हो जाने दो, 26 तारीख को सोमवार मंगल कैलेंडर जारी होगा, उसी दिन कैलेंडर जारी होगा, और उसी के एक दिन बाद या एक दिन पहले ये रिजल्ट आ जाएगा 25 वाला। हाँ पीसीएस का उसी कैलेंडर में। और गलती आयोग की नहीं है, समस्या इस बात की है, जब आपसे मांगा जा रहा है ब्यौरा कि हरदोई में कितनी सीटें खाली हैं, तो रजिस्टर देख के दे देने भेज दो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। वो क्या आज भी पेपर में निकला है कि सरकार की कोई गलती नहीं, अधिकारी वो अधियाचन जो आ जा रहा है वो सही भेज नहीं रहे, 3000 सीटें खाली हैं, 1500 भेज दे रहे हैं, ले जाओ। और उसमें ये भी नहीं लिख रहे हैं कि क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी रखेंगे, लिमिट, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेंगे, फंस जाता है ना। जैसे मान लीजिए कहे वो लेवल, या कभी लिख दिया कंप्यूटर के समकक्ष, अरे कंप्यूटर में 1.5 डिग्री है यार, कौन कौन मानोगे, और फंस जाता है हाईकोर्ट में जाकर के ज्वाइनिंग। जैसे आज 156 लोग का जो उनका प्रमोशन हुआ था, हटा दिए गए। लेखाधिकारी तो क्या होते हैं, अकाउंटेंट ऑफिसर, आज ही वाले में है, बिना जाने समझे सब पीजीडीसीए के लिए आगे लिखो। चलो आ जाओ, क्या लिखो मार्कर से, क्या लिखे हो 50 वर्ष उसकी डिसाइड, मतलब एक माना जाता है कितना 50 वर्ष, ठीक है। चलो ऐसे उसका जो पढ़ रहे हैं जलवायु परिवर्तन में, तो जलवायु परिवर्तन में एक था इसिम का है, याद आ गया ये तो बता दें। उसमें एकेडमिया डी लिंची में जो हुआ नहीं था, एक मीटिंग हुई थी, इसमें लिमिट टू ग्रोथ आया था 1968 में। एकेडमिया डी लिंची रोम का एक स्थान था, 10 देश के लगभग 30 वैज्ञानिक इकट्ठा हुए। हाँ उसमें जिसमें लिमिट टू ग्रोथ एक किताब आई थी, तो वहां पे 3-4 कई वैज्ञानिक थे। उस वैज्ञानिक एक वैज्ञानिक का नाम था मेडोज, ठीक। मेडोज ये मानता था कि एक दिन 2 दिन, कुछ पल कुछ मिनट, वातावरण में परिवर्तन होना, मौसमी परिवर्तन, लंबे समय अर्थात जिसकी अवधि 20+, यही तो था ना, 20 वर्षों पर के उपरांत अगर वातावरण में परिवर्तन देखा जाए तो क्या है, जलवायु
परिवर्तन किसके अनुसार? मेडोज के। पूछा 30 वर्ष टोटल। तो ये माना गया कि 20 ईयर जो होता है उसमें प्लस मेडोज के अनुसार 30 वर्ष। ये पूछा जाए किसके अनुसार, जैसे इसमें लिखे हो ना IUCN के अनुसार कितने साल लगते हैं? 50 साल ना। किसी विलुप्त प्राणी मानने के लिए 50 साल, ठीक। रॉबर्ट माल्थस के अनुसार 25 साल, ठीक। तो जनगणना का मान लीजिए तो 10 साल। लेकिन अगर मेडोज के अनुसार, मेडोज ने इसको बढ़ा दिया था, स्टार्टिंग में से कम रखा गया था, 20 साल के आसपास रखे थे। लेकिन मेडोज ने स्पेशली कहा था 1 मिनट, कुछ पल, मिनट नहीं कुछ पल, कुछ दिन, कुछ घंटे में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? मौसम परिवर्तन। और जिस परिवर्तन को 20 वर्ष बाद अर्थात 30 वर्ष के आसपास दर्ज करते हैं उसे क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन, ठीक। पेपर में पर डे आ रहा है कि वर्तमान की जो कंडीशन है, अभी जो दिल्ली में जो एटमॉस्फेयर हुआ था उससे जो अध्ययन हुआ उसमें कहा गया था कि अगर यही कंडीशन रह जाएगी तो जो छोटे बच्चे हैं, शिशु, उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी दिल्ली में। रिपोर्ट आई है पिछले मंथ में आई थी, तो उसमें दिया गया 1.41% सेल्सियस डिग्री बढ़ चुका है टेम्परेचर वाला था, वो लोग नहीं हो गया। तो यही चीजें जो मतलब हम लोग इतना गड़बड़, व्यक्तिगत मानव ही रिस्पॉन्सिबल है, मानना चाहिए इंसान को। दो ही प्रदूषण के डोनाल्ड ट्रम्प शपथ लिए वो तो बाहर हो गए ना, इससे भी बाहर हो गए, इससे क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट डोनाल्ड ट्रम्प इससे पहले बोला था ना, WHO से, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कल आए हैं कुछ बोले हैं मन्नार की खाड़ी को बेचकर खाली कर देंगे, मैक्सिको की खाड़ी। चलो आगे लिखो। एक बालक कल लिए हैं, शपथ पढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने एक शब्द उनका हमारा सामने कल आया, यूक्रेन और उनका क्या रसिया, यूक्रेन और रसिया के बाद हम समझौता चाहते हैं, बढ़िया बोले। उसके बाद एक बोले, उन्होंने कहा सही है गलत है, मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिकन खाड़ी होगा। 2 और 3 4 और क्या बोले? क्या बोले थे? कर्नाटक को अपना 51वां राज्य बनाएंगे, 51वां राज्य बनाएंगे। इंग्लैंड को मैं डेनमार्क से खरीद लूंगा। और एक हाँ फायदा हुआ है, बिफोर इनके शपथ लेने के वो उसमें सीज फायर हो गया गाजा और इजराइल में, उसका इम्पैक्ट पड़ा है गाजा और उसका इजराइल का। तो पहले शांति तो चाहिए भाई देश में, बहाली। अब आप क्या लिखे थे? 50 वर्ष माना गया है ना। अब आगे एक लिखो, एक स्टेटमेंट वो लिखो, स्टेटमेंट ज्यादा नहीं लिखो। 3 साल जी वो तो अलग लगी रहेगी, मैं 4-5 पढ़ाई पढ़ाना है। आगे एक स्टेटमेंट, एक पॉइंट लिखो। वर्ष 1952 में, वर्ष 1952 1952 वर्ष 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। भारत से विलुप्त अर्थात गायब है ना, घोषित किया गया था। सीता अब तो पल रहे हैं ना। अब आगे जो आज दूसरी क्लास है ना, पॉल्यूशन की, जो सर ने बताई। अब एक हेडिंग डालो, छोड़ो उसको हटाओ। राम सर साइड, इसके बाद किसी दिन पढ़ा देंगे। क्या आने के लिए? नाभिकिया से? अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो आ रहे हैं ये सुनो 1952 में ये माना गया था कि भारत से जो चीते हैं उनकी प्रजातियां लगभग खत्म मानी गई। तो उसके बाद से उस पर काम करना शुरू कर दिए। तो जो से देश हैं, बहुत से देश हैं जिनसे जो मिल रहे थे, अभी एक देश बता रहे हो नामीबिया से, तो ला रहे हैं, पाल रहे हैं। लेकिन अब तो नहीं कहा जा रहा है कि चीते। अब प्रश्न अगर आया भी था
पिछली बार आईएएस में तो जब भी आ रहा हो, आईएएस में ही था, निम्नलिखित में से किस प्रजातियों को विलुप्त प्राय माना जाता है? तो चीता को आयोग ने राइट नहीं किया था, कहा कि विलुप्त प्राय प्राणी अब नहीं रह गए हैं चीते। 2052 में घोषित किया गया, तो बाकी और उसमें सारस था और क्या कस्तूरी पता नहीं क्या क्या करके गधे थे कुछ करके उसमें उसको लगाया था। तो माना गया कि कुछ है जो उसकी चीतों की संख्या हो गई है, जैसे शेरों की संख्या बढ़ गई, देख ही रहे हो। चलो एक देखा तो बाघ परेशान करे है, कहाँ है? मानखेड़ा में, लखनऊ में। अरे मानखेड़ा में आपको याद नहीं है 2013 में आया था, वो हमारे पिताजी जा रहे थे, जब गाड़ी से आ रहे होंगे तो सामने वो मिला था कपोली वाले मुझे नहीं नदिया के पास, तो वो आगे बढ़ गया था उस समय। फिर वो वहाँ की आई थी, मतलब दुधवा की जो पकड़ ले गई थी, वही वाला फिर से वहीं पे वहाँ पे नाला है ना वो कपोली। हाँ बहुत दिन से पड़े हैं वो लोग। चलो एक हेडिंग डालो, प्रदूषण, क्योंकि उसमें 5 लेक्चर है, सब इसी से मिला जाएगा तो हम अध्ययन करा देंगे बीच में। प्रदूषण, ठीक, हेडिंग। अब उसके नीचे लिखो, हेडिंग में एक पॉइंट करके लिखो, सबसे ऊपर लिखो पॉल्यूशन, प्रदूषण। चल रहा है ना, 5 लेक्चर है तो पढ़ रहे हो, बायोडायवर्सिटी, हॉट स्पॉट, प्रदूषण। नीचे पॉइंट लिखो, प्रदूषण, प्रदूषण भूमि, वायु तथा जल के भौतिक, प्रदूषण भूमि, वायु तथा जल के भौतिक, रासायनिक, भौतिक, रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। हाँ, अभिलक्षणों में अनापेक्षित, जिनकी उपेक्षा ना हो, अनापेक्षित लक्षणों, अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। उसके आगे लिखो, यह प्रदूषणों के अत्यंत, यह प्रदूषणों के अत्यंत जमाव के कारण, यह प्रदूषणों के अत्यंत अर्थात अत्यधिक जमाव के कारण होता है। दो उसी में लिखे हो ना, एक में। अब अगला पॉइंट लिखो, दूसरा लिखो। अब अगला लिखो, वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण, वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है क्या कहलाते हैं? पोल्यूएंट, अर्थात प्रदूषक कहलाते हैं। अब आगे लिखो, अगला क्या है? प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं तथा इनको अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, इनको अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला पॉइंट लिखो, सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को, सामान्य तौर पर प्रकृति पर, नेचर अर्थात मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजोनिक कहा जाता है ना, पूछा गया है ना, एंथ्रोपोजोनिक, ऐसे लिखना, एंथ्रोपोजोनिक के नाम से, एंथ्रोपोजोनिक के नाम से जाना जाता है।
एंथ्रोपोजेनिक के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए, एक लाइन में फुल विराम लगाओ। मनुष्य के द्वारा दो होते, देखिए प्रदूषण कितने प्रकार के? दो, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक, बस दो ही हैं, मानव निर्मित, प्राकृतिक। अब प्राकृतिक से जो है वो तो बात की बात है, यही पूछा जाता है जो मनुष्य के द्वारा जो प्रदूषण बढ़ाया जाता है उसे नाम क्या दिया गया है? एंथ्रोपोजेनिक, अर्थात कि ये मनुष्य के द्वारा। और कभी कभी ये भी पूछा गया है निम्नलिखित में प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोनों, प्राकृतिक और मानव, मानव निर्मित, प्राकृतिक निर्मित। कभी ऐसे आया है एक सही कि दो सही, एक दो, दोनों सही। तो अगर मनुष्य जो करेगा वो एंथ्रोपोजेनिक होगा, और उस तरह के तो प्राकृतिक को नेचुरली कहा जाता है, पॉल्यूशन के। ठीक, चलो ये आया है मेरे को 2-4 बार पूछा गया है कि मानव निर्मित प्रदूषण को किस नाम से जानते हैं। इसके बाद क्लास पॉलिटिक प्रकृति वाला नहीं हुआ है, मनुष्य के द्वारा होता है, उसे नेचुरल पॉल्यूशन कहते हैं और इसको नाम दिया गया है एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। आवाज शुरू है 3 क्लास में 5 है, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, 26 तारीख से हम 22 आने वाली है।